चलिए, आज हमने बहुत सारी जो मनुष्य में होने वाले रोग हैं उनकी बात बहुत विस्तार से कर ली है। और आज हम बात करते हैं दो महत्वपूर्ण जो रोग हैं मनुष्य में जो होते हैं उनके बारे में। पहला जो रोग है वो है एड्स। पहला जो रोग है उसकी हम बात करते हैं एड्स की। दो महत्वपूर्ण रोगों के बारे में बात करेंगे, पहला एड्स और दूसरा है कैंसर। सबसे पहले हम एड्स की बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन दिख रही सब लोगों को मेरी? चलिए, दिख रही होगी। खोज, एड्स की खोज सर्वप्रथम अमेरिका में 1981 में हुई थी। 1981 से पहले एड्स के बारे में कोई नहीं जानता था। और भारत में ही नहीं, हमारे देश में अगर हम इसकी बात करें तो इसका सबसे पहले जो पता लगा था वो 1986 में लगा था, 1986 में। स्पॉटलाइट ले लेते हैं ताकि आपको सुविधा रहेगी मुझे बताने में। देखिए, स्पॉटलाइट है 1986 में लगाया था। रोग कारक, हम हर रोग के बारे में पहले रोग कारक जानते हैं जिसके कारण से वो रोग होता है। एड्स एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस का मतलब होता है कि जिसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए के रूप में होता है। तो ये एड्स एक आरएनए वायरस है और इसका पूरा नाम है एचआईवी। शॉर्ट में इसको अपन कहते हैं एचआईवी। और अगर इसका फुल फॉर्म हम जाने तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके द्वारा ये एड्स रोग जो होता है वो उत्पन्न होता है। ठीक। और ये जो एचआईवी वायरस है इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे HTLV 3। ये HTLV का जो फुल फॉर्म है वो ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। तो ये HTLV, H फॉर ह्यूमन, T फॉर टी सेल, L फॉर ल्यूकेमिया और V फॉर वायरस 3, ये इसका HIV का एक और नाम है। इसके अलावा इसे शॉर्ट में LAV भी कहा जाता है। ये एक सूत्रीय आरएनए वायरस है और इसमें आरएनए जो पाया जाता है वो सिंगल स्ट्रैंड के रूप में पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अपन। एड्स जनक, देखें आप, एड्स का वायरस आधुनिक व प्रमाणिक नाम HIV मानव शरीर में प्रवेश करने के उपरांत टी कोशिकाओं, हेल्पर सेल, ये टी कोशिकाएं क्या होती हैं इनके बारे में बस जैसे ही अपना कैंसर जो रोग खत्म होगा वैसे ही हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा। तो उस प्रतिरक्षा में हम इन सारी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। तो ये टी कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, यानी ये जो वायरस है जैसे ही हमारे किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो ये टी सेल्स में पहुंच जाता है और वहां पहुंच करके ये क्या करता है, उन टी सेल्स को नष्ट कर देता है। ये टी सेल्स कोशिकाएं बी सेल्स कोशिकाओं को प्रेरित करती हैं, जो जब इनकी जब प्रोसेस होती है जो कार्य करती हैं तो इसमें ये टी कोशिकाएं बी कोशिकाओं को प्रेरित करती हैं और बी कोशिकाएं जो हैं वो एंटीबॉडीज का निर्माण करने में सहायता प्रदान करती हैं। अब चूंकि टी कोशिकाएं नष्ट हो गई, तो जब टी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो बी कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करती हैं और इसके कारण से जो मनुष्य होता है उसमें उसकी प्रतिरक्षा क्षमता जो कम होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि ये एड्स के संक्रमण की विधियां क्या है। ज्यादातर हम लोग जानते हैं कक्षा 9 से 10 में 11 में हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो एड्स के संक्रमण की जो विधियां हैं, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इसके फैलने का कारण है जो संक्रमण की विधि है वो है लैंगिक संबंधों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद कि किसी व्यक्ति को एड्स है
और उसका रुधिर किसी दूसरे को चढ़ा दिया जाए, रुधिर आधान के द्वारा, रुद्राधान के द्वारा, ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, तो ये वो जो रोग है वो जो स्वस्थ व्यक्ति उसमें ट्रांसफर हो जाता है। अगर किसी माता को एड्स है और वो किसी बच्चे को जन्म देंगी तो उस बच्चे में एड्स का संक्रमण हो सकता है। चौथा, एड्स से ग्रस्त व्यक्ति के अंग के प्रत्यारोपण से, आपने किसी ऐसे व्यक्ति का अंग ट्रांसप्लांट करा लिया है अपने शरीर में जिसको पहले से एड्स था, तो वो एड्स रोग आपके शरीर में वो आपका रोग भी, आपका जो शरीर है वो उस रोग से संक्रमित हो जाएगा। और पांचवा, अब तक आप लोगों ने 4 ही पढ़े थे, आज हम 5वें की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा एड्स जो होता है उसका संक्रमण होता है। और 5वां है संदूत सिरिंज के द्वारा। अब तक हमने पढ़े थे सेक्सुअल रिलेशनशिप के द्वारा, खून चढ़ाने से माता से बच्चे को, और संदूषित सिरिंजों के उपयोग से, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया हो, सिरिंज का उपयोग ऐसे व्यक्ति पर किया गया हो जिसको पहले से रोग हो, और उसी सिरिंज को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को उससे इंजेक्शन लगा दिया जाए, उसका यूज किसी ऐसे व्यक्ति पर कर लिया जाए जो स्वस्थ है, तो इस एड्स के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब ये जो 5 तरीके हमने पढ़े, इससे एक व्यक्ति से, रोगी व्यक्ति से और स्वस्थ व्यक्ति में यह रोग हो सकता है। इसके अलावा, इन 5 के अलावा यदि हम ये कहें कि कोई मच्छर किसी रोगी व्यक्ति को काट ले और वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटे, तो उसको एड्स होगा क्या? नहीं होगा। मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता, रोगी के साथ हाथ मिलाने से अथवा रोगी के खांसने, छींकने या उसके संपर्क में रहने से एड्स का संचरण नहीं होता है। आगे चलते हैं। इंक्यूबेशन काल, इस संबंध में मैं आपसे बता चुका हूं पहले ही, जब हमने रोग की शुरुआत की थी तो हमने ये बताया था कि कैसे किसी व्यक्ति में रोग कारक जब पहुंचते हैं तो उससे लेकर के और रोग समाप्त होने तक जो स्टेप्स होती हैं उनके बारे में बात की थी। तो पहला इंक्यूबेशन काल, ये इंक्यूबेशन काल मतलब कि एड्स का जो वायरस है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब पहुंचता है तो वो अपनी जो संख्या है वो क्या करता है, उसको बढ़ाता है। ठीक, और ये समय जो है वो इंक्यूबेशन काल कहलाता है। एड्स वायरस के शरीर में प्रवेश करने के उपरांत एड्स के लक्षण प्रकट होने तक व्यतीत होने वाला समय इंक्यूबेशन काल कहलाता है। मानव के लिए एड्स वायरस का इंक्यूबेशन काल जो होता है वो 8 से लेकर 10 साल तक होता है। यानी आपको एड्स का वायरस आपके शरीर में पहुंचा तो ऐसा नहीं कि 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ता में, 2 हफ्ता में ही आपके अंदर उस रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। हो सकता है कि 8-10 साल बाद आपको इस रोग के लक्षण दिखाई दें। और इस रोग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एड्स की अवस्थाएं, एड्स में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं जो कि नीचे उनका उल्लेख दिया गया है। पहली जो अवस्था है वो है प्रारंभिक संक्रमण काल। देखें आप, प्रारंभिक संक्रमण काल, एड्स के लगभग 1/4 रोगियों में एचआईवी वायरस शरीर में प्रवेश के 2 से 7 हफ्तों के पश्चात किसी प्रकार का छोटा संक्रमण हो सकता है। बहुत छोटा सा संक्रमण दिखाई देगा और आपको ये लगेगा कि वो कोई सीजनल बीमारी है या किसी और कारण से हो सकती है। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको एड्स हो गया। जैसे कि लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाए, यानी हमारे शरीर पर कहीं थोड़े से छोटे छोटे से उभार दिखाई देने लग जाए। जोड़ों में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, ज्वर आ सकता है, फीवर आ सकता है, शरीर पर लाल रंग के चकत्ते ये दिखाई दे सकते हैं। तो ये प्रारंभिक लक्षण है और ये 2 से 7 सप्ताहों के बीच में एक छोटा सा संक्रमण दिखाई देता है। दूसरा, वाहक या कैरियर अवस्था, एड्स के इंक्यूबेशन काल के अंतर्गत संक्रमण के 8 से 10 वर्ष के उपरांत तक व्यक्ति लगभग सामान्य जीवन व्यतीत करता है।
यानी 8 से 10 साल तक उसको कुछ ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि जिसके कारण उसको ऐसा लगे। वो एक सामान्य जीवन, सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी सकता है। उसको कभी कभी इस तरह के जो ऊपर हमने प्रारंभिक संक्रमण के लक्षण पढ़े थे वो दिखाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान ये अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में HIV के संचरण हेतु वाहक का कार्य करता है। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसमें HIV का जो वायरस है वो पहुंच चुका है, और उसके द्वारा यदि ऊपर हमने 5 विधियां पढ़ी जिसके द्वारा ये संचरित होता है, उनमें से किसी भी विधि के द्वारा ये स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकता है। तो वाहक और कैरियर अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है एड्स संबंधित जटिल अवस्था। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अब व्यक्ति में जो एड्स के लक्षण है वो स्पष्ट होने शुरू हो जाते हैं, और ये एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे कि रोगी के भार में न्यूनता आती है, यानी वजन में कमी आ जाती है। रात्रि के समय उसे लगातार हल्का बुखार रहने लगता है। शारीरिक थकावट, उसे बहुत हमेशा थका थका सा महसूस करता है। उसका जो मन है वो हमेशा, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको उल्टी जैसा लगता रहता है। और क्या होता है कि जो लसिका ग्रंथियां होती हैं उनमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, उनमें स्वेलिंग दिखाई देने लगती है। और चौथी अवस्था जो है वो है एड्स की अवस्था। ये जो एड्स की अवस्था है ये चौथी अवस्था है। इसमें हम समझेंगे कि एड्स के जो लक्षण है वो पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अब तक जो मनुष्य, जो इस वायरस से ग्रसित जो मनुष्य है, उसमें जितनी भी टी सेल्स होती हैं वे लगभग क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। और उनके नष्ट होने के कारण से आपका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो तहस नहस हो जाता है। और उसके कारण से क्या होता है कि रोगी जो होता है वो पूर्ण रूप में संक्रमित हो जाता है। और ये भी तय है कि ये जो एड्स की अवस्था है इसके पश्चात व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक जीवित नहीं रहता है। ठीक है, उसकी बहुत जल्दी, यानी 2-3 साल में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाता है, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, अपन बहुत मोटे तौर पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। रोगी की तर्क शक्ति, सामान्य बुद्धि तथा स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है। दूसरा कि रोगी को हल्का ज्वर लगातार, ये मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कभी आया कभी नहीं आया, उसे जो हल्का फीवर है और खांसी है वो लगातार बनी रहती है। उसके शरीर के भार में 10% की कमी आ जाती है। अब समझे हम कि अब चूंकि आपके शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम था, प्रतिरक्षा तंत्र था, जिसके कारण से जो सामान्य रोग जो होते हैं वे किसी व्यक्ति को नहीं होते। अब चूंकि इस वायरस से ग्रसित व्यक्ति में क्या हो गया है, प्रतिरक्षा तंत्र पूरा तहस नहस हो गया है, तो उसको बहुत छोटे छोटे से रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक, बहुत छोटे छोटे से रोग, उसको सर्दी जुकाम फीवर और जो भी बहुत छोटे छोटे से रोग हैं जो कि सामान्यतः व्यक्ति को नहीं होते हैं, वो उसको होने लगते हैं और थाइमस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक, अगला आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो क्या उपचार है इसका? इसका सबसे बड़ा उपचार, सर सबसे बढ़िया उपचार, सर ये थाइमस क्या है? थाइमस ग्लैंड होती है बेटा। 10th क्लास में आपने अगर पढ़ा हो मेरे से तो हम ग्लैंड पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या पढ़ते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। उसमें एक ग्लैंड पढ़ते हैं हम, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये एक ग्रंथि का नाम है। चलिए उपचार की बात करते हैं। ये यहाँ पर कुछ AZ7, HP823, सुमेरिन, एजिडोग्यूडिन, ये कुछ औषधियां हैं जो व्यक्ति को दी जाती हैं, उससे व्यक्ति को थोड़ा सा रिलीफ, आराम मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि इस रोग से बचाव का जो तरीका है वो एकमात्र है कि वो ये ध्यान रखे कि ये जो 5 कारण हैं
इनसे वो बचा रहे। यानी कि जो लैंगिक संबंध बनाने हैं उनमें वो सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखे। एक, दूसरा कि कोई भी ब्लड लेने से पहले उसकी पूर्ण जांच करा ले। दो, तीसरा कि जो सिरिंजें हैं वे डिस्पोजल सिरिंज का यूज करें। यानी हमेशा आपको जब भी अपने को किसी सुई का इस्तेमाल करना है तो वो सुई या निडल कैसी हो, नई हो, बिल्कुल नई। और आजकल डिस्पोजल सिरिंजें बहुत सस्ती आती हैं, बहुत महंगी नहीं आती है। पहली बात तो कभी आप भगवान ना करे आपको इन चीजों की आपको आवश्यकता पड़े, पर अगर पड़ती है तो सावधानी रखें, नई सिरिंज का इस्तेमाल करें। और यदि मान लीजिए किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ रही है तो हम पहले पूर्ण रूपेण उसके टेस्ट करा लें कि उसे किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है। उसके बाद ही हम क्या करें, उस रोग ये जो ऑर्गन्स हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन कराएं। अंग प्रत्यारोपण हम तभी कराएं जब हम पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो जाएं कि व्यक्ति को जिससे हम ऑर्गन्स ले रहे हैं, अंग ले रहे हैं, उसको कोई रोग नहीं है। यदि हम इन 5 बातों का ध्यान रखें तो हमको कभी भी एड्स नहीं होगा। तो सबसे अच्छा क्या है, एक ही नारा, क्या कि बचाव जो है उसको हम ध्यान रखें, प्रिकॉशन लें। प्रिकॉशन लेने से रोग नहीं होते हैं। अब किसी व्यक्ति को रोग है कि नहीं है, इससे संबंधित कुछ परीक्षण है। तो एड्स के जो परीक्षण है जिसमें ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का परीक्षण किया जाता है कि वो उस व्यक्ति को वो उस रोग से ग्रसित है कि नहीं, वो वायरस उसके अंदर है कि नहीं। तो इसके लिए ये 2 टेस्ट हैं, एक है एलिसा परीक्षण, एलिसा टेस्ट, और एक है WBT टेस्ट। ये 2 टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को कोई रोग है कि नहीं। इस रोग में किसी को कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो तो वो पूछ सकता है। अपना जो माइक है वो अनम्यूट करे और मुझसे पूछ ले। सर हाँ सर एड्स की जो खोज थी किस विज्ञानी ने की थी? जी सर एड्स जो वायरस मतलब एक बीमारी है, इसकी हाँ, खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये पूछ रहा था। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहली लाइन में बताया था, यहाँ पर एड्स की खोज सर्वप्रथम अमेरिका में 1981 में हुई थी और भारत में इसका पता जो है 1986 में लगाया गया। पर्टिकुलर किस वैज्ञानिक ने की थी सर इसके बारे में, साइंटिस्ट नाम? हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बारे में अपन एक बार बात कर लेंगे, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, एट प्रेजेंट मुझे एकदम से याद नहीं। ओके सर। पर अगली क्लास में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। और ओके कुछ सर, थैंक यू। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है? चलिए अगले रोग की हम बात करते हैं, कैंसर। ये रोग मैं आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपकी जब वार्षिक परीक्षा होगी तो इन रोगों में से एक रोग निश्चित रूप से आपको आपके पेपर में मिलेगा। तो वो हो सकता है कि केवल 2 नंबर में, 1 नंबर में, पर मोस्टली इससे संबंधित जो प्रश्न आता है वो इस चैप्टर से 5 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाता है। इसलिए हमको थोड़ा सा इस चैप्टर को ध्यान रखना पड़ेगा और इसीलिए हम इसको डिटेल में पढ़ के चलते हैं। चलिए कैंसर की बात करते हैं। कोई मुझे बता सकता है कैंसर किसे कहते हैं? इसको पढ़ के नहीं, यहाँ लिखा हुआ उसको पढ़ के नहीं, आप अपने मन से बताइए कैंसर किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ आपको बहुत साधारण लैंग्वेज में, बहुत साधारण बात, साधारण शब्दों में आपको बताता हूँ। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी एक निश्चित संरचना होती है और एक निश्चित कार्य होता है, और इसीलिए हम कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। उसकी एक निश्चित संरचना है, उसकी एक निश्चित क्रिया, ठीक है, उसका एक निश्चित फंक्शन। जब किसी कोशिका की संरचना और कार्य इन दोनों में इरेगुलरिटी आ जाती है, अनियमितता हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो ये उस कोशिका की अवस्था जो होती है वो कहलाती है कैंसर। यानी किसी भी कोशिका की संरचना और जो उसका फंक्शन है,
कार्य जो है उसमें वो अनियंत्रित हो जाए, इरेगुलर हो जाए, तो ये अवस्था उस कोशिका की कैंसर अवस्था कहलाती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि कैसे परिभाषा लिखेंगे। एक विशिष्ट प्रकार की अनियमित व असंगठित ऊतक वृद्धि वाला रोग जो शारीरिक कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, कैंसर कहलाता है। अब एक कोशिका में ऐसा हुआ तो वो अपनी बगल वाली कोशिका को भी क्या करेगी, संक्रमित कर देगी, और इस तरह से जो पूरा ऊतक है या पूरा जो अंग है वो क्या होगा कि ऐसी कोशिकाओं वाला हो जाएगा जिसकी कोशिकाएं अपनी संरचना और कार्य में कैसी हो गई हैं, अनियंत्रित हो गई। तो वो पूरा जो भाग है वो कैसा कहलाएगा, कैंसरस भाग कहलाएगा। ठीक, अब समझें हम इसको, कुछ टर्म्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर। इस प्रकार अनियमित रूप से निर्मित कोशिकाओं को के समूह को हम क्या कहते हैं, न्यूप्लास्टिक वृद्धि, कैंसरस वृद्धि, ट्यूमर, कैंसरस सेल, न्यूप्लास्टिक कोशिकाएं, कैंसरस वृद्धि या ट्यूमर का अध्ययन। ये जो कैंसर वाली कोशिकाएं हैं या जो कैंसरस ट्यूमर है, इनका जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन कहते हैं ओंकोलॉजी। ऑनकोलॉजी, क्या कहते हैं, ऑनकोलॉजी। ठीक, और ये जो ट्यूमर बनता है या किसी कोशिकाओं का कैंसरस हो जाना, ये जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑनकोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ऑनकोजेनेसिस। और कैंसर जनक जीन्स को ओंकोजीन्स कहते हैं, ऑनकोजीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑनकोजीन्स। तो यहाँ पर हमको जो कैंसरस सेल हैं उनको, उनके जो समूह होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उनको हम किन किन नामों से जानते हैं, न्यूप्लास्टिक वृद्धि, कैंसरस वृद्धि, ट्यूमर। आपने ये नाम बहुत सुना होगा कि उसको यहाँ ट्यूमर है, वहां ट्यूमर है। ठीक, और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कैंसरस कोशिकाएं कहलाती हैं, और इसका जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है ऑनकोलॉजी। ये ट्यूमर निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसको अपन कहते हैं ऑनकोजेनेसिस, और ये कैंसर जनक जीन्स जो होती हैं उनको अपन कहते हैं ऑनकोजीन्स। ठीक, अब हम समझें कि कैंसर के गुणधर्म क्या होते हैं, यानी कि किसी कैंसर व्यक्ति के शरीर में कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई देते हैं, या हम किस से समझेंगे कि कैंसर होने की संभावना किसी को है या किसी को कैंसर हो गया है। सबसे पहला देखिए, शरीर के किसी भाग से बार बार रुधिर या किसी असामान्य स्राव का निकलना। दूसरा, महिलाओं में जो एमसी पीरियड होता है उसका समाप्त हो जाने के बाद भी वेजाइना से किसी सिक्रेशन का निकलना। तीसरा, किसी घाव का लंबे समय तक ठीक ना होना। चौथा, और ये बहुत अधिक भारत में बहुत अधिक है, शरीर के किसी भाग विशेषकर महिलाओं में स्तन में असमान वृद्धि अथवा ग्रंथि का उत्पन्न होना, गठानों का उत्पन्न होना। पांचवा, मूत्र या मल विसर्जन की आदतों में अंतर आना। गले का कोई दीर्घकालिक रोग जो ठीक ना हो रहा हो, आपके गले में लगातार कोई परेशानी बनी हुई है और वो बहुत अधिक ट्रीटमेंट के बावजूद क्या नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। भोज्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण में कठिनाई होना। आप अंतर्ग्रहण से तात्पर्य ये है कि आपका जो मुंह है, देखिए अंतर्ग्रहण का मतलब ये नहीं कि हमको निगलने में कोई परेशानी ही है, हो सकता है आपका मुंह जो है जितना खुलना चाहिए उतना नहीं खुल पा रहा है, उसके खुलने में कोई परेशानी है, भोजन को चबाने में कुछ प्रॉब्लम है, या आपके निगलने में कुछ परेशानी है। अंतर्ग्रहण इसे ही कहते हैं। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, हमने 10वीं में पढ़ा है, 11वीं में भी पढ़ा है, 9th में भी हमने उसकी बात की है। किसी भी जीवधारी के द्वारा अपने वातावरण से भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, अल्सर आदि का पर्याप्त उपचार के बाद भी ठीक ना होना, ये भी क्या कहलाता है,
कहलाती है कि कैंसर होने की संभावना वहां पर होती है। इसके अलावा हम समझें कि तिल तथा मस्सों की आकृति में यकायक परिवर्तन आना। सभी के शरीर पर तिल या मस्से पाए जाते हैं, नॉर्मल होते हैं, वे जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यदि उनमें कोई ऐसा परिवर्तन आ गया है कि वे बढ़ रहे हैं, उनमें दर्द हो रहा है, उनमें पस पड़ गई है, उनसे कोई सिक्रेशन निकल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कैंसर होने का कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं, ये 9 लक्षण है जो किसी कैंसर से ग्रसित व्यक्ति में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कैंसर का वर्गीकरण। देखिए, कैंसरस जो कोशिकाएं होती हैं उनके प्रसार के स्वरूप और रचना के आधार पर कैंसर 2 प्रकार का होता है। एक होता है बिगिनिन कैंसर या बिगिनिन ट्यूमर। क्या होता है इसमें? ऐसी कैंसर वृद्धि जो शरीर में एक निश्चित अंग या निश्चित भाग तक सीमित रहती है, निश्चित भाग में है और अन्य शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलती, विनिग्न कैंसर या विनिग्न ट्यूमर कहलाती है। इसे सुदम ट्यूमर भी कहा जाता है और ये कम खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है, कम खतरनाक इसको समझें, क्योंकि एक तो दूसरे शरीरों में नहीं फैलता है, दूसरे भागों में नहीं फैलता है, और इसको इस जब ये मालूम चल जाता है कि इस तरह का विनिग्न कैंसर है, तो इसको क्या किया जाता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करा दिया जाता है, बॉडी से, शरीर से हटा दिया जाता है, तो जो कैंसर है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसीलिए इसको ये माना जाता है कि ये कम खतरनाक। अब क्या होता है कि हम समझें इसके गुण धर्म समझें, कौन कौन से गुण हैं। देखिए, विनिग्न ट्यूमर की कोशिकाएं परस्पर समान रचना वाली होती हैं तथा इनकी कोशिकाएं प्रभावित अंग की कोशिकाओं के समान ही होती हैं। इसमें जो कैंसरस सेल है वो उस अंग में पाई जाने वाली अन्य कोशिकाओं के समान होंगी, यानी उनकी क्या होगा, संरचना में कोई अंतर नहीं होगा। दूसरा कि कोशिका की मृत्यु तथा हेमरेज नहीं पाई जाती। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, और हम सब जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं उनकी एक निश्चित उम्र होती है, एक निश्चित विभाजन उनके अंदर पाया जाता है, उसके बाद वे निष्क्रिय होती हैं। पर ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या होता है कि कोशिका की मृत्यु नहीं होती है और सभी कोशिकाओं में केंद्रक का आकार एक समान होता है। ये ट्यूमर आसपास के ऊतकों पर दबाव डालता है परंतु उनमें प्रवेश नहीं करता है। हम समझें कि कैंसर होगा तो निश्चित रूप से उस कोशिका की संरचना में कुछ परिवर्तन आएगा। मान लीजिए वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो उसके बगल में जो ऊतक हैं, जो टिश्यू हैं, उन पर वो क्या करेगी, प्रेशर डालेगी, और प्रेशर डालने से प्रेशर तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसके संपर्क में जो भी कोशिकाएं या ऊतक आएंगे उनमें वो रोग हो जाएगा या कैंसर हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता। इसके अलावा कि ये जो ट्यूमर होता है इसकी वृद्धि बहुत धीमी गति से होती है और इसको निकाल देने पर, मैंने आपको बताया कि ये कम खतरनाक इसलिए कि जैसे ही इसको आइडेंटिफाई किया जाता है वैसे ही इसको क्या कर दिया जाता है, उस भाग को जिसमें ये कोशिकाएं या ट्यूमर है उस भाग को क्या कर दिया जाता है, शरीर से निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है और रोग क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। दूसरा जो रोग है, ये हमने विनिग्न ट्यूमर या विनिग्न कैंसर को समझा था। दूसरा जो है वो है मेटास्टेटिक ट्यूमर। मेटास्टेटिक ट्यूमर इसके जस्ट उल्टा होता है। इसकी जो वृद्धि थी वो एक निश्चित भाग में होती है, दूसरे भागों में नहीं फैलती है। लेकिन ये मेटास्टेटिक जो ट्यूमर होता है इसमें क्या होता है कि अनिश्चित होती है इसकी वृद्धि। जैसे जैसे कोशिकाएं इसके संपर्क में आती जाएंगी वो कैसी होती जाएंगी, कैंसरस होती जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको पढ़ें, ऐसी कैंसरस वृद्धि जो शरीर के निश्चित अंग या भाग तक सीमित नहीं रहती है बल्कि अपनी अंतिम अवस्था में विघटित हो जाती है और रक्त व लसिका के द्वारा शरीर के अन्य भागों में परिसंचरित हो जाती है। मेटास्टेटिक कैंसर कहलाती है। इसका संचरण
इसकी जो कोशिकाएं हैं, उनके जो घटक हैं, वे क्या हो जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं और शरीर के अन्य भागों में पहुंच करके क्या करते हैं, अन्य भागों को भी संक्रमित कर देते हैं। ये दुर्दम ट्यूमर भी कहा जाता है। देखिए उसे हमने कहा था सुदम ट्यूमर, और इसे हम कहते हैं दुर्दम ट्यूमर। क्यों? क्योंकि ये उसकी अपेक्षा बहुत अधिक खतरनाक होता है, बहुत अधिक डेंजरस होता है। क्या गुण है इसके, देखिए आप, मेटास्टेटिक ट्यूमर की कोशिकाएं अलग अलग संरचना वाली होती हैं, और जिस अंग में इसका संक्रमण होता है, जिस अंग में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, वे उन कोशिकाओं से कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं। इसमें कोशिकाओं की क्या होती है, मृत्यु होती है। ठीक, सभी कोशिकाओं में केंद्रक का आकार अलग अलग होता है, और ये अपने आसपास की कोशिकाओं में या ऊतकों में प्रविष्ट होकर के उन्हें क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। और इसके द्वारा जो ट्यूमर बनाए जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेज होती है। ठीक, और यदि आप किसी इस रोग से ग्रसित जो भाग है, ये जो कैंसर जिस भाग में हुआ है, उसकी बहुत सारी कोशिकाएं जिनमें आपको लगता है कि इनमें कैंसर हो गया, उनको आप निकाल भी दें तो भी ये रोग समाप्त नहीं होता है। क्योंकि मैंने बताया कि ये काम, इनके जो घटक होते हैं वे कहाँ पहुंच जाते हैं, रक्त में और लसिका में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये पूर्ण रूपेण ठीक नहीं रहते, बल्कि ऊतकों में शेष बचे रहते हैं और अन्य अंगों को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक, तो ये जो कैंसर होता है, ये दो प्रकार का हमने पढ़ा। किसके आधार पर? इनकी कोशिकाओं में जो परिवर्तन होता है, उनका जो स्वरूप होता है, उनकी जो क्रियाविधि होती है, उसके आधार पर। अब जिस जिस अंगों में ये कैंसर होते हैं, उनके आधार पर कैंसर के कुछ प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, कार्सिनोमास कैंसर, सार्कोमास कैंसर, लिम्फोमास कैंसर, ल्यूकीमियास कैंसर, ग्लियोमास कैंसर, मेलेनोमास कैंसर, हीमेजियोकार्सिनोमा कैंसर, कोरियोसार्कोमा कैंसर, टीरेटोमास कैंसर। तो ये कैंसर, ठीक। और ये जो हमने आखिरी के 5 पढ़े, ये ल्यूकीमियास कैंसर के प्रकार हैं। ये ल्यूकीमियास कैंसर को हम ब्लड कैंसर के रूप में भी जानते हैं। और ब्लड कैंसर केवल एक प्रकार का नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो केवल एक चीज से संबंधित नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं और वो बहुत सारी चीजों से संबंधित होता है, इसलिए इसका प्रकार भी अलग अलग होता है। तो ये जो जितने भी कैंसरों के हमने नाम लिए, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास का समय लगभग समाप्त हो चुका है। 1 मिनट और हमारे पास शेष है, इसलिए इससे संबंधित बात, यानी इस कैंसर वाले भाग को हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे। और इसके अलावा हम शुरू करेंगे, अगर हमको समय मिल गया अगली कक्षा में, तो हम प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार प्रतिरक्षा जो कोशिका होती है, प्रतिरक्षा से संबंधित जो प्रश्न है, वो परीक्षा में इस बार आ चुका है। इस बार जो 12th क्लास की परीक्षा हुई थी, उसमें एक प्रश्न आया था प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अगले जो क्लास होगी उसमें हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास लगभग हो गई है,